तो पहला पहला क्या दिया, कह रहा टॉर्जन फेल्योर सरफेस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। टॉर्जन फेल्योर सरफेस ऑफ डक्टाइल मटेरियल अगर कार्य करता है कहाँ पर, ट्रांसवर्स प्लेन में। कहाँ, ट्रांसवर्स प्लेन में काम करता है। टॉर्जन फेल्योर सरफेस जो होता है किसका, डक्टाइल मटेरियल का, कहाँ पे काम करता है, ट्रांसवर्स प्लेन पे काम करता है। अगला दिया कह रहा क्या कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, कह रहा है जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। पहला क्या दिया है कि एनी टू ऑर्थोगोनल सरफेस, कोई भी दो ऑर्थोगोनल सरफेस आर सफिशिएंट होते हैं टू कंप्लीट द स्पेसिफाई द प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर ए बाई एक्सियल स्ट्रेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, दूसरा दिया ओनली वन सरफेस इज रिक्वायर्ड होता है टू द स्पेसिफाई द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कंप्लीटेड या कंप्लीटली। ठीक है, तो आपका दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी वाला करेक्ट है। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड क्राइटेरिया आर सुटेबल होता है फॉर डक्टाइल एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए। कह रहा है आइसोट्रोपिक मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सा क्राइटेरिया जो है सुटेबल होता है। ठीक है, आइसोट्रोपिक बोले या डक्टाइल बोले, दोनों के लिए पूछा है। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ये होता है क्या, ये नहीं होता है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी होता है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो होता है वो डक्टाइल और आइसोट्रोपिक मटेरियल दोनों के लिए सुटेबल होता है। और उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी डिस्टॉर्शन थ्योरी, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम एनर्जी डिस्टॉर्शन थ्योरी, ये दोनों जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल होते हैं, दूसरा और तीसरा है। ठीक है, और मैक्सिमम कंप्रेसिव थ्योरी जो होता है वो नहीं होता। कैसे याद करेंगे, मतलब ये बात जो है पॉइंट वाली बात है, कैसे याद किया जाएगा। जैसे डक्टाइल लिखा हुआ है तो याद रखिए डक्टाइल में क्या हो सकता है, तो डिस्टॉर्शन से डी, डक्टाइल से डी, यानी एक तो हो गया डक्टाइल से आपका डिस्टॉर्शन वाला हो गया। अच्छा, आइसोट्रोपिक में एस लिखा हुआ है और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, शेयर में भी एस लगा हुआ है, तो आप आइसोट्रोपिक से एस उठाएंगे और डक्टाइल से जो है डिस्टॉर्शन उठाएंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजर्वेटिव फेल्योर थ्योरी फॉर द ब्रिटल मटेरियल। कह रहा है ब्रिटल मटेरियल के लिए कंजर्वेटिव फेल्योर थ्योरी जो होता है इनमें से कौन सा है, कंजर्वेटिव फेल्योर थ्योरी ऑफ फॉर ब्रिटल मटेरियल कौन सा है ये, तो कुलाम मोहर थ्योरी जो होता है ये ब्रिटल मटेरियल के लिए कंजर्वेटिव फेल्योर जो है माना जाता है। यानी वो आपका विचार द फॉलोइंग कह रहा है कि कौन सा इसमें से थ्योरी होता है, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका कुलाम मोहर थ्योरी जो होता है ये आपका कंजर्वेटिव फेल्योर थ्योरी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए ब्रिटल मटेरियल के लिए कंजर्वेटिव दिया तो सी दिया हुआ है, कुलाम मोहर दिया हुआ तो इसमें भी सी दिया है, सी से रिलेटेड करेंगे आपका आंसर यहाँ पर परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम कैन बी सॉल्व्ड। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला आपका होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला सही है। उसके बाद एनर्जी मेथड होता है, उसके बाद मैट्रिक्स मेथड होता है, तो ये तीनों सही है, एनर्जी मेथड, मैट्रिक्स मेथड और आपका जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये तीनों आपके सही है। तो आपका अगला दिया गया फोर मोमेंट इक्वेशन मेथड, ये नहीं होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, आप देखिए इनडिटरमिनेट लिखा हुआ है, इनडिटरमिनेट में आपका डी लिखा हुआ है, डी लिखा है ना, तो उससे डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया। डी के बाद क्या है, ई लिखा हुआ है तो एनर्जी मेथड हो गया। और डिटरमिनेट में एम कहीं है तो है ना, एम तो है, एम है, वहां से मैट्रिक्स मेथड हो गया। तो आंसर आपके जो है क्वेश्चन में ही होते हैं, बस ये आपको चूज करना होता है। तो पहला दूसरा तीसरा हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है स्ट्रक्चर हैविंग द मोर रिएक्शन, स्ट्रक्चर हैविंग द मोर रिएक्शन देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आर, क्या होता है, कह रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हैविंग मोर रिएक्शन, क्या होता है उसमें मोर रिएक्शन होता है, देन रिक्वायर्ड फॉर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कंडीशन में क्या होता है वो हाइपरस्टैटिक होता है, क्या होता है हाइपरस्टैटिक होता है और इनडिटरमिनेट होता है। पहला और तीसरा सही है, हाइपरस्टैटिक होता है और इनडिटरमिनेट होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कहां पर, सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड स्पैन पर कितना होता है, तो 5L का पावर 4 होता है, 5384 EI होता है। 158 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूनिट लोड मेथड बेस्ड होता है किस पर, इंटरनल स्ट्रेन मेथड पर, इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी पर। यूनिट लोड मेथड दिया, देखिए यूनिट लोड मेथड जो होता है वो बेस्ड होता है इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी पर, इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी पर जो है बेस्ड होता है, याद रखिएगा।
अगला दिया डिफ्लेक्शन जो है, अगर कंसंट्रेटेड लोड लगा होता है WL का Q/48 यही होता है, तो पता ही होगा। अगला दिया कि विलॉट मोहर डायग्राम, विलॉट बोलते ना जो वहां पे आपका सुप्रीम कोर्ट में विलॉट, वही विलॉट मोहर डायग्राम जो होता है हम यूज करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, तो टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन ए स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर में डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए विलॉट मोहर स्केल का, मोहर डायग्राम का हम यूज करते हैं। देखिए मोहर कैसे याद करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोहर लिखा हुआ है, विलॉट मोहर डायग्राम लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डायग्राम है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो विलॉट मोहर डायग्राम जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट में इन द स्ट्रक्चर से हम फाइंड करते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सर्किल इज मार्क ऑन द माइल्ड स्टील प्लेट एंड देन इट इज क्या होता है सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस इन ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन along with simple shear after the loading, the circle क्या होगा, पहले समझिए कि सर्किल जो है एक मार्क किया गया है ऑन द माइल्ड स्टील प्लेट पर, ठीक है, एंड देन इट इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस। इस पे क्या हो रहा है, दो जो है नॉर्मल स्ट्रेस सब्जेक्टेड है इस पे। पहला इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है along with the simple shear and after the loading, सर्किल क्या हो जाएगा, इज्यूम किया जाएगा द शेप ऑफ द इलिप्स के आकार का जो है इज्यूम किया जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी मेथड जो होता है आल्सो कार्ड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड जो होता है वो आल्सो कार्ड, और उसको क्या कहते हैं, उसको फोर्स मेथड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर्स मेथड भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद उसको कंपेटिबिलिटी भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपेटिबिलिटी भी कहते हैं। अच्छा, उसको तीसरा हो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं उसको। तो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड हो गया, कंपेटिबिलिटी मेथड हो गया, फोर्स मेथड हो गया, उनको तीनों कहते हैं, किसको, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को, ठीक है। 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड, मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड क्या होता है, फॉर्म बेसिस ऑन द कंप्यूटराइजेशन होता है। अच्छा, यील्ड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज वन गो होता है, कैन भी यूज किया जाता है टू एनालिसिस बोथ डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, दोनों के लिए मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड हम यूज करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अगला कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ द लोड ऑफ जॉइंट द ब्रिज आर क्लासिफाइड किया जाता है डेक टाइप के रूप में हम जो क्लासिफाई करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ द लोड टू जॉइंट ब्रिज जो होता है आर क्लासिफाई किया जाता है डेक टाइप का। अगला दिया टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है 0.7 अंडर√FC होता है, तो पता ही होगा आपको। कह रहा 4 एबेंडमेंट जो होता है मई 2013 में क्या कह रहा है कि M60 ग्रेड जो होती है, M60 ग्रेड हैज बीन शिफ्टेड, कहाँ शिफ्ट कर दी गई है M60 ग्रेड को, तो ये स्टैंडर्ड कंक्रीट फ्रॉम द हाई टेंसाइल। ओहो, कितना गजब क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि आपका जो एबेंडमेंट किया गया था, 4th एबेंडमेंट किया गया है 2013 में, मई 2013 में ISI 56/2000 में, उसमें M60 वाली जो ग्रेड है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो उसको स्टैंडर्ड कंक्रीट में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ से पहले हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बनाती थी, अब उसको क्या कर दिया गया, स्टैंडर्ड कंक्रीट बना दिया गया है। अच्छा, अगला दिया 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है E बराबर 5000 अंडर√FC, इसमें FC जो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है टू द कंक्रीट स्पेसिफाइड इज बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, इनिशियल टेंसाइल नहीं, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस पर बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस पर बेस्ड होता है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, नहीं, ये नॉट लेस देन 85/FY होता है, ये नॉट लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉट लेस देन 85/FY होता है। 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम डायमीटर ऑन द ऑफ द रेनफोर्समेंट बार कहीं द आरसीसी बीम में लिमिटेड होता है, कितना, 1/8 होता है ऑफ द लीस्ट डायमेंशन ऑफ द बीम, 1/8 होता है ऑफ द लीस्ट डायमेंशन ऑफ द बीम। सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर दिया W क्या है, लोड पर यूनिट एरिया है, लोड पर यूनिट एरिया सर्कुलर स्लैब का दिया हुआ, अब द रेडियस R दिया हुआ है। कह रहा है मैक्सिमम रेडियल मूवमेंट बताना है, ठीक है, एट द सेंटर। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब में रेडियल मैक्सिमम रेडियल मूवमेंट कितना होता है, तो ये होता है 3WR² 16 होता है, कितना होता है, 3WR² 16 होता है। ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा लाते हैं यार। अगला दिया लेफ्ट लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट टेंशन रेनफोर्समेंट बार इन ए आरसीसी बीम शुड बी मोर देन, कितना होता है, तो ये होता है आपका ट्वाइस लिखा है ना, ट्वाइस द डेवलपमेंट लेंथ और 30 टाइम
डायमीटर ऑफ द बार। देखिए आपका लैप लेंथ किसने, टेंशन के बारे में पूछा है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। टेंशन के बारे में पूछ लिया तो ये होता है आपका कितना होता है, 2 LD होता है, 2 LD/R 35 होता है, ठीक है। तो डी वाला यहाँ पे आंसर करेक्ट हो गया। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम वर्टिकल स्पेस, मिनिमम वर्टिकल स्पेस किसके लिए, ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट के लिए इन आरसीसी बीम में क्या होता है, डायमीटर ऑफ द लार्जर बार, और 2/3 होता है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। क्या होता है, डायमीटर ऑफ द लार्जर बार होता है, और 2/3 होता है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट होता है। तो बी वाला यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या दिया, कह रहा है कि एक कॉलम इज रिगार्डेड एज द लॉन्ग कॉलम, किस कॉलम को हम लॉन्ग कॉलम कहेंगे, इफ रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटरल रेडियस ऑफ गायरेशन इज मोर देन कितना हो जाए, 60 से ज्यादा हो जाए। 60 से अगर ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लॉन्ग कॉलम कहेंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। 172 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मिनिमम परसेंटेज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम में मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम 0.8% होता है, मैक्सिमम 6% होता है। तो मिनिमम पूछा है तो 0.8% हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन बताना क्या होता है वो, तो P/W1 - sin phi / 1 + sin phi का होल स्क्वायर होता है। 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम परसेंटेज ऑफ द माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइड एट एनी डायरेक्शन इन द रिटर्निंग वॉल कितना होता है, 0.15 होता है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ माइल्ड स्टील पूछ रहा है किसके लिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ माइल्ड स्टील में, ठीक है, रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एनी डायरेक्शन इन रिटर्निंग वॉल में, तो 0.15% होता है। 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मली काउंटर फोर्ड इन ए रिटर्निंग वॉल आर स्पेस्ड एट इंटरवल कितना होता है, तो 1/3 से लेके 1/2 होता है हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल का 1/3 से 1/2 के बीच में रखा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी इज द नेट अपवर्ड प्रेशर है, स्क्वायर फुटिंग ऑफ द साइड बी दिया हुआ है, हाँ ये स्क्वायर कॉलम ऑफ द साइड ए दिया हुआ है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला पूछ रहा है, तो ये याद कर लीजिए, पीबी कोष्टक में b-a का स्क्वायर अपॉन 8 होता है, पीबी b-a का स्क्वायर अपॉन 8 होता है। 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2-वे शेयर इन आरसीसी फुटिंग चेक किया जाता है एट द डिस्टेंस इक्वल होता है 1/2 द इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ का 1/2 होता है ऑफ द फुटिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ द रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल यूजुअली गवर्न बाय क्या होता है, हैंडलिंग फोर्स होता है। मतलब समझो, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ द रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड कराते हैं इन द प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल में इज यूजुअली क्या होता है, गवर्न बाय हैंडलिंग फोर्स होता है, ठीक है। 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू द बेंडिंग फॉर M20 कंक्रीट के लिए आरसीसी वाटर टैंक में कितना होता है, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 1.7 होता है, ठीक है। कितना होता है, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में पूछ रहा है, ठीक है। तो बेंडिंग M20 ग्रेड कंक्रीट है, आरसीसी वाटर टैंक के लिए पूछा है, तो अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो कितना हो जाएगा, 1.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक सेक्शन है जिसकी थिकनेस दिया है 100 mm है, मिनिमम एरिया माइल्ड स्टील कितना दिया है, स्टील एनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द वॉल फ्लोर एंड रूफ ऑफ द वाटर टैंक इस क्या होता है, 2 पार्टिकुलर डायरेक्शन में शुड भी कितना हो जाएगा, 0.3% ऑफ द कंक्रीट सेक्शन, कंक्रीट सेक्शन का 0.3% हो जाएगा। अगला क्या दिया, 183 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस ऑफ द प्री स्ट्रेस अकर्स ओनली इन द प्री टेंशनिंग आर नॉट इन पोस्ट टेंशनिंग। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो है लॉसेस है जो प्री टेंशनिंग में, जो केवल और केवल प्री टेंशनिंग में होता है और पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होता है, तो इलास्टिक शार्टेनिंग ऑफ कंक्रीट होता है। क्या होता है, इलास्टिक शार्टेनिंग ऑफ कंक्रीट होता है। 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर द प्री स्ट्रेस कंक्रीट द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, ठीक है। प्री स्ट्रेस और प्री टेंशन कंक्रीट में या प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो ग्रेड होता है कितना होता है, वो M40 रखते हैं। कितना रखा जाता है, M40 रखा जाता है। 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन परमिटेड इन आरसीसी कॉलम एट फेल्योर लोड इस कितना होता है, 0.002 होता है। कह रहा है कि मैक्सिमम परमिटेबल मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन परमिटेड इन आरसीसी कॉलम एट फेल्योर लोड इस कितना होता है, 0.002 होता है।
186 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक शाफ्ट स्टोर, क्या कह रहा है? एक शाफ्ट स्टोर है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी, इस क्या होता है? स्टिफनेस होता है। कह रहा है शाफ्ट स्टोर इन इस क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी, इस क्या होता है? स्टिफनेस होता है। 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम को हम कब डीप बीम कहेंगे? जब उसका क्या होगा? रेशियो इफेक्टिव स्पैन का ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाए? लेस देन 2 हो जाए। लेस देन 2 होगा सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, लेस देन 2.5 होगा तो कंटिन्यूअस बीम होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? M/1+R होता है, तो पता ही है आपको। अगला एक्सपेंशन ज्वाइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 189 का। एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड कितना होता है? 45 मीटर होता है। एक्सपेंशन 45 कैसे याद कर रखें? एक्सपेंशन ज्वाइंट 45, एक्सपेंशन ज्वाइंट 45, एक्सपेंशन ज्वाइंट 45 ऐसे याद कर डालिए को। अगर 190 का दिया इन द केस ऑफ स्टैगर्ड पिच, स्टैगर्ड पिच के केस में जो पिच होता है मे बी इंक्रीज बाय द 50% ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर नॉट स्टैगर्ड पिच, यानी नॉट स्टैगर्ड पिच के लिए, नॉट स्टैगर्ड पिच के लिए जो स्पेसिफाइड वैल्यू होती है उससे 50% इंक्रीज कर जाती है पिच। किस केस में? स्टैगर्ड पिच के केस में। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर कॉमनली यूज्ड HSFG बोल्ट, HSFG बोल्ट में जो हम यूज करते हैं तो यील्ड स्ट्रेस Fy होता है। कितना होता है ये यील्ड स्ट्रेस? तो ये आपका 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर रखा जाता है। ठीक है, कितना रखा जाता है? 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर रखा जाता है। 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेइंग फोर्स आर एडिशनल, द प्रेइंग फोर्स आर एडिशनल क्या होता है? टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कनेक्टेड पार्ट लीडिंग ऑफ द डिफॉर्मेशन। कैसे याद रखेंगे इसको? कह रहा है द प्रेइंग फोर्स आर एडिशनल क्या होता है? ये आपका टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी होता है ऑफ द कंपैक्टेड पार्ट्स लोडिंग ऑन द डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद 100 आपका 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड की मिनिमम साइज दैट कैन बी यूज किया जाता है कितना होता है? वो 3 mm होता है। फिलेट वेल्ड की मिनिमम साइज कितनी होती है? वो 3 mm होती है। याद रखिए मिनिमम साइज किसका? फिलेट वेल्ड कितना होता है? वो 3 mm होता है। अगर 194 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि एक टेंशन मेंबर है, डिजाइन किया जाता है शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट के लिए, कैरिंग शेयर थ्रो द पैकिंग प्लेट इस क्या होता है? एक्सिस ऑफ 6 mm शैल बी डिक्रीज बाई ए फैक्टर होता है कितना? TPK इज द थिकनेस ऑफ द थिकर पैकिंग प्लेट कितना होता है? 1 - 0.0125 TPK होता है। 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर इज कितना होता है? 0.8 L होता है। देन द सपोर्ट कंडीशन शुड भी क्या होता है? नोट करिए L क्या है? अनसपोर्टेड लेंथ है। तो कह रहा है कि अगर देखिए पहले क्वेश्चन फिर समझिए, नहीं समझ में आया ना। कह रहा है इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर का 0.8 L है तो सपोर्टिंग कंडीशन कैसी होगी? सपोर्टिंग कंडीशन यहाँ पे पूछ ले। चलो हर बार उल्टा पूछ रहा था, आपकी बार उल्टा पूछ लिया। कह रहा कि वन इंड जो होगी वन इंड बोथ क्या होगी? रोटेशन में भी होगी और ट्रांसलेशन में भी होगी। दोनों में क्या होगी? रिस्ट्रिक्शन होगा, यानी उसका रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों क्या होंगे? वो रिस्ट्रिक्शन में होंगे या रिस्ट्रेंड होंगे। वेयर इज जो अदर इंड होगा क्या होगा? वो ट्रांसलेशन में जो है रिस्ट्रेंड होगा, लेकिन रोटेशन में क्या होगा? वो फ्री होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपका इफेक्टिव लेंथ जो है 0.8 L हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेसिंग में जो एंगल होता है वो 40 से 70 डिग्री रखा जाता है। और लेसिंग में जो आपका सिलेंडर रेशियो होता है वो 145 रखा जाता है। उसके बाद कह रहा है थिकनेस ऑफ लैटेन या थिकनेस ऑफ बैटेन सेल भी कितना होता है? 1/15 होता है, 1/15 होता है। थिकनेस ऑफ बैटेन क्या होता है? 1/15 होता है। डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कंटेनिंग कनेक्टिंग लाइन ऑफ द रिवेट बोल्ट आर वेल्ड हो गया। ठीक है, 199 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ एन एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर, कह रहा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इन एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर IS 800/2007 के अनुसार क्या होता है? फार्मूला कौन सा यूज करते हैं? तो पेरी और क्या है? पेरी रोबर्टसन फार्मूला हम यूज करते हैं। पेरी रोबर्टसन फार्मूला हम यूज करते हैं किस लिए? डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ एन एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर के लिए। 200 और लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ लाइट मोमेंट कनेक्शन का एग्जांपल कौन सा है इसमें? तो फ्लिप एंगल कनेक्शन है। क्या है? फ्लिप